नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में और मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। मिर्गी ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो आपके दिमाग को प्रभावित करती है। इसमें दिमाग की गतिविधि असामान्य हो जाती है और व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं। इसकी पुष्टि तब तक नहीं होती जब तक किसी व्यक्ति को 2-3 बार दौरे नहीं आ जाते। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, मिर्गी कैसे शरीर के अंगों को प्रभावित करती है और सबसे जरूरी है इसका इलाज कैसे संभव है, इसी पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर सौरभ चोपड़ा, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड आपने बिल्कुल सही कहा मिर्गी के बारे में। ये एक रिपीटेडली मतलब बार बार दौरे पड़ने की बीमारी है जिसमें आम कारण मतलब टेम्पररी कारण नहीं होते हैं। जैसे सिर पे चोट लगने से भी दौरे पड़ते हैं, बट वो मिर्गी नहीं है। या कैल्शियम की कमी से दौरे पड़ना मिर्गी नहीं, बिकॉज ये कारण इजीली रिवर्स किए जा सकते हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, मिर्गी होती क्या है, ये आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से ऑलरेडी बता चुके हैं आप कि बार बार दौरे पड़ने की जो फितरत है उसी को मिर्गी कहते हैं। इससे ज़्यादा उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। प्रैक्टिकल सेंस में अगर एक से ज़्यादा बार कम से कम 24 घंटे के अंतराल के बाद भी अगर इंसान को दौरे पड़े और कोई सिंपल कारण जैसे बुखार की वजह से या सर पे चोट लगने की वजह से ना पड़े तो उसी को मिर्गी बोला जाता है। दूसरा सवाल मेरा यही है कि मिर्गी के कारण क्या होते हैं। राइट, सो मिर्गी के बहुत सारे कारण होते हैं। मिर्गी कोई एक बीमारी नहीं है कि हम कहें कि बस ये डायग्नोसिस है। मिर्गी एक्चुअली एक लक्षणों का एक सेट है जो बहुत से कारणों की वजह से हो सकता है। सबसे कॉमन कारण अपने देश में, क्योंकि अभी भी जन्म के वक्त और जन्म के आसपास बहुत अच्छी केयर बहुत से बच्चों को नहीं मिल पाती है, इस वजह से उस टाइम पे हुई कॉम्प्लिकेशंस के बाद जो दिमाग पे डैमेज हुआ होता है उसके जो निशान रह जाते हैं उसकी वजह से पड़ते हैं। उसके सिवाय और कारण हैं, अगर दिमाग की फॉर्मेशन मतलब दिमाग की बनावट में ही कोई खोट हो जाए उससे भी मिर्गी हो सकती है। इसके सिवाय खासकर नॉर्थ इंडिया में दिमागी कीड़ा होता है जिसे हम टेक्निकली न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं, उससे भी मिर्गी के लक्षण आ सकते हैं। इसके सिवाय कभी कभी जेनेटिक कारण भी होते हैं एंड लिस्ट बहुत लंबी है पर ये कॉमन कारण। बिल्कुल, हमने कारणों की बात कर ली। नेक्स्ट मेरा सवाल है सिम्टम्स को लेके। अगर किसी को मिर्गी है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कोई इन्हें कैसे पहचान सकता है, ये बताएं। राइट, सो मिर्गी अगेन दिमाग को अफेक्ट करती है, दौरे दिमाग को अफेक्ट करते हैं और दिमाग बेसिकली आपके सारे ही अंगों को और सारे ही फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इट ऑल डिपेंड्स के वो सिम्टम्स दिमाग के किस भाग से आ रहे हैं। अगर वो सपोज बॉडी मूवमेंट वाले हिस्से से आ रहे हैं तो वो पार्ट आपका बॉडी का या तो अकड़ जाएगा या उसमें झटके आने लगेंगे। इनफैक्ट ये सबसे कॉमन चीज़ है जो आम लोग भी इजीली पहचानते हैं। उसके सिवाय कभी कभी वो आपके सेंसरी एरिया पे होता है जिससे आप महसूस करते हैं। सो समटाइम्स पेशेंट्स आके ये बोलेंगे कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे चींटियां दौड़ रही हूँ, या कभी कभी इवन स्पेशल सेंसेस मतलब दिखने की शक्ति, सुनने की शक्ति वाले एरिया पे भी दौरा शुरू हो सकता है, जिसमें इंसान को ये आभास होगा जैसे कुछ उसे गोले से लाइट के गोले दिख रहे हैं या कलरफुल गोले दिख रहे हैं। उससे भी मिर्गी स्टार्ट हो सकती है और कभी कभी इमोशनल फीलिंग से भी स्टार्ट हो सकती है, जैसे एकदम सडन अननेचुरल फियर से भी मिर्गी का दौरा स्टार्ट हो सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इमोशन भी रिलेटेड रहता है एपिलेप्सी। बिल्कुल, इमोशन आपके दिमाग से ही आता है। आपका मन का घर एक तरह दिमाग के अंदर ही है। बिल्कुल। डॉक्टर, दूसरा सवाल मेरा, मिर्गी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ये आप बताएं। राइट, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। रीज़न बीइंग कि मिर्गी का डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है। दैट मीन्स के मरीज जो हमें सिम्टम्स बताता है, और इनफैक्ट आजकल के ज़माने में हर किसी के हाथ में मोबाइल और मोबाइल कैमरा है, तो बहुत बार आजकल मरीज दौरे की वीडियो बना के भी लेके आते हैं, जिससे हमें उसमें बहुत हेल्प मिलती है डायग्नोसिस में। वो वीडियो देख के मरीज से और उनके रिलेटिव से मतलब आई विटनेस से वो डिस्क्रिप्शन सुन के और कभी कभी इवन सीसीटीवी फुटेज देख के हम उसका डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस के लिए कोई टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, हालांकि हम टेस्ट करते हैं वो कारण ढूंढने के लिए करते हैं, नॉट फॉर द डायग्नोसिस। बिल्कुल। डॉक्टर, अगर मिर्गी के ट्रीटमेंट की हम बात करें तो क्या मिर्गी का उपचार उपलब्ध है? बिल्कुल उपलब्ध है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 60 to 70% मरीज तो सिर्फ और सिर्फ दवाइयों से ही इम्प्रूव हो जाते हैं।
दवाइयाँ देने से और दवाइयों को एडजस्ट करने से, क्योंकि हम हमेशा कम डोज से और माइल्डर मेडिसिन से शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनकी डोजेस बढ़ाते हैं जिससे कि वो कंट्रोल में आ जाए। एक बार वो कंट्रोल में आ जाती है फिर उन्हीं दवाइयों को हम कंटिन्यू करते रहते हैं। अबाउट 20-30% मरीज दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। उन केसेस में और भी इलाज उपलब्ध हैं, हायर लेवल के इलाज उपलब्ध हैं, जैसे कि सर्जिकल इलाज। कभी कभी हमें दिमाग के किसी पर्टिकुलर हिस्से में फॉल्ट मिल जाता है, जैसे मैंने कहा दिमाग की बनावट में अगर फॉल्ट हो तो अगर वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में होता है तो उसे ऑपरेशन करके हटाया जा सकता है, जो एक तरह से थेरेप्यूटिक, मतलब वो मिर्गी ख़त्म कर देता है। दवाइयाँ तो उसे कंट्रोल करती हैं पर उससे वो ख़त्म हो जाता है। इसके सिवाय स्पेशलाइज्ड डाइट्स होती हैं जिसे कीटोजेनिक डाइट बोलते हैं। कीटोजेनिक डाइट आजकल एक फैड बन गया है, बट व्हेन इट इज़ डन इन अ मेडिकली कंट्रोल्ड फैशन, मतलब प्रॉपरली कंट्रोल्ड फैशन में करके भी मिर्गी का इलाज डाइट से भी किया जा सकता है। पर ये सारे उपचार हम तब इस्तेमाल करते हैं जब वो दवाइयों से रिस्पॉन्स ना मिल रहा। बिल्कुल। कई बार डॉक्टर ये भी देखा जाता है कि एपिलेप्सी से जुड़ी हुई सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो वो क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो आप बताएं। आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग्स की लिस्ट पूरी कर भी नहीं सकते, बट सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ द स्टिग्मा। स्टिग्मा माने मिर्गी के मरीजों को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, विच आई थिंक इज़ द बिगेस्ट हैंडीकैप। मतलब उस वजह से वो मरीज अपने आप को बाकियों से पीछे समझने लगता है, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर ये इम्प्रूव हो जाएगी तो बहुत से मिर्गी के मरीज आम लोगों की तरह जॉब्स ले पाएंगे, एक नॉर्मल स्कूल में जा पाएंगे। स्कूल में एक बच्चे को अगर दौरा आ जाए तो सारे टीचर्स और स्टाफ घबरा जाता है एंड दे वांट कि वो बिल्कुल ठीक हो तब तक स्कूल ना आए, जो कभी कभी बहुत ही उसकी ओवरऑल विकास के लिए एक्चुअली एक हैंडीकैप बन जाता है। इसके सिवाय जब दौरा पड़ रहा हो तब उसे कैसे हैंडल करना है उसके बारे में भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। अपने देश में चप्पल सूंघाना, प्याज सूंघाना वाले सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इनफैक्ट अपन टाइम वेस्ट कर रहे हैं मरीज की हेल्प करने के लिए। अगर किसी मरीज को दौरा पड़ता है तो इमीडिएटली उसे एक सेफ एरिया में रखा जाए जहाँ पे भी उसको कोई हानि होने के चांसेस कम हो। उसे लेफ्ट साइड की तरफ करवट दे दी जाए जिसे रिकवरी पोजीशन बोली जाती है, एंड उसके बाद वी शुड वेट फॉर 2 to 3 minutes, समटाइम्स इवन अप टू 5 minutes, क्योंकि ज़्यादातर फिट्स या दौरे कुछ मिनट्स बाद अपने आप ही बंद हो जाते हैं। अगर वो फिर भी बंद ना हो रहे हों तो मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो एम्बुलेंस बुलाई जा सकती है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ डॉक्टर मेरा आपसे सवाल है, अगर किसी पेशेंट को मिर्गी है तो उनके जो घर वाले हैं उनको किस तरह से देखभाल करनी चाहिए उनकी? यस, सो ज़्यादातर मेरी पहली सलाह होती है कि एक मिर्गी के मरीज को एक आम इंसान की तरह जीवन जीने का पूरा हक है। सो उसे किसी भी तरह से पीछे ना देखा जी। जहाँ तक हो सके उसकी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, बट कुछ प्रिकॉशंस डेफिनेटली ज़रूरी हैं। जैसे अगर किसी को पानी के अंदर तैरते हुए या बाथ टब के अंदर बैठे हुए दौरा पड़ता है तो डूबने का डर होता है, तो उन सिचुएशंस में वो मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। उसके सिवाय कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जिसमें अगर आपका 1 सेकेंड भी ध्यान बट जाता है तो आपको मतलब मेजर इंजरीज होने का डर है, उनको अवॉइड करना चाहिए। बट उसके सिवाय बाकी जो रूटीन काम है वो लगभग सब कर सकते हैं। और मिर्गी के मरीज, खासकर मिर्गी के बच्चों को डेफिनेटली स्कूल रेगुलरली जाना चाहिए। बिल्कुल। साथ ही आप ये भी बताएं कि क्या स्ट्रेस या टेंशन में एपिलेप्सी हो सकती है? एक्चुअली स्ट्रेस और टेंशन में एपिलेप्सी तो नहीं होती, फिट्स एक्चुअल जो मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते हैं, बट स्ट्रेस की वजह से मिर्गी जैसे दिखने वाले सिम्टम्स आ सकते हैं जिनको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इनफैक्ट बहुत से हमारे पास मरीज आते हैं जिनको मिर्गी नहीं होती है और वो सिम्टम्स उसके जैसे दिखते हैं, तो हम उनको डिफरेंशिएट करके उनकी इनफैक्ट सारी दवाइयाँ बंद करवाते हैं। साथ ही डॉक्टर मेरा आपसे सवाल है कि क्या एपिलेप्सी में जिंदगी भर दवाइयाँ या इलाज लेना पड़ता है? नॉट ऑलवेज। इनफैक्ट मैं क्योंकि पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट हूँ, बच्चों में तो बहुत बार एज के साथ वो दौरों की फितरत में से बाहर आ जाते हैं, तब तक हमें दवाइयाँ देके उन्हें कंट्रोल
करना पड़ता है जी। बहुत से मिर्गी के मरीजों का मतलब कुछ सालों तक ही प्रॉब्लम्स रहती हैं और फिर वो चली जाती हैं। कुछ मरीज ज़रूर होते हैं जिनको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, एंड जैसे मैंने कहा कि कुछ मरीज जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, उनमें से अगर हमें कोई स्पेसिफिक एरिया मिल जाए, उसे सर्जिकली हम निकाल पाएँ, तो उनमें भी कई बार दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। बिल्कुल। और कई लोगों के मन में ये भी मिथ होता है कि क्या मिर्गी के पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। हमारे बहुत से पेशेंट्स हैं जो एक मोर और लेस नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। प्रॉबेबली एक दवाई लेनी पड़ती है उनको रोज, बट वो स्कूल जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बड़े होके जॉब्स लेते हैं, एंड दे लिव मोर और लेस अ नॉर्मल। डॉक्टर, एक और सवाल है मेरा, मिर्गी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें और भी क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, वो आप बताएं। राइट। जैसे मैंने कहा, बहुत से मिर्गी के मरीजों को और कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती, पर कुछ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। खासकर बच्चों में लर्निंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन्हें स्कूल करिकुलम के साथ कोप करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बिकॉज ये बीमारी दिमाग को अफेक्ट करती है, तो दिमाग के बाकी एरियाज़ में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन केसेस में स्कूल को एडिक्वेट सपोर्ट देने की ज़रूरत है, नॉट ओनली उनकी मिर्गी के लिए, बट अगर लर्निंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनका करिकुलम उस हिसाब से सेट करा जाना चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट के रूल्स भी हैं दैट एवरी चाइल्ड शुड गो टू स्कूल एंड एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू एजुकेशन। सो उसमें उन्हें हेल्प मिलनी चाहिए, एंड बहुत से स्कूल्स में आजकल स्पेशल एजुकेटर्स हैं जो इस कंडीशन में हेल्प करते हैं। उसके सिवाय कई मिर्गी के बच्चों में खासकर ADHD और बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, जिनमें एज अ डॉक्टर हमारी ड्यूटी होती है कि उनके बारे में पूछा जाए एंड उनके लिए प्रॉपर सजेशंस दिए जाएं। उसके सिवाय हियरिंग एंड सीइंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, तो मिर्गी के मरीजों को बाकी लोगों की तरह प्रॉपर आई चेकअप्स वगैरह करवाते रहना चाहिए। जी डॉक्टर, एक और सवाल है मेरा आपसे कि काफ़ी सारी कंडीशंस में ऐसा लगता है कि पेशेंट को मिर्गी है लेकिन वो होती नहीं है, उसके बारे में आप बताएं। राइट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट मिर्गी के बहुत से सिम्टम्स और भी कंडीशंस में देखे जा सकते हैं। जैसे एक आम आपको अगर उदाहरण दूं तो स्कूल असेंबलीज में कई बार बच्चे फेंट होते हैं। आई एम श्योर आपने, मैंने, सबने अपने स्कूल टाइम में बच्चों को फेंट होते देखा है। उस टाइम कभी कभी वो थोड़ा सा शरीर उनका अकड़ भी सकता है और उनके मूवमेंट्स कुछ अनयूजुअल लग सकते हैं, जो दिखने में आई विटनेस माने एक आम इंसान को दिखने में दौरे जैसा आभास दे सकते हैं। फेंटिंग, इनफैक्ट सिनकोप, जो हम आम चक्कर खा के गिरना जिसे आम भाषा में बोला जाता है, सिनकोप बहुत कॉमन है, इनफैक्ट मिर्गी से ज़्यादा कॉमन है। सो वो एक बहुत कॉमन मिमिक है जो मिर्गी जैसा दिख सकता है। उसके सिवाय खासकर बच्चों में, छोटे बच्चों में वो बहुत से अनयूजुअल मूवमेंट्स करते हैं। कई बार बच्चे बहुत खुश होते हैं तो ऐसे ऐसे करके अपना शरीर को टाइट कर लेते हैं, या वो फनी मूवमेंट्स करेंगे जिनको देख के पेरेंट्स कई बार चिंता में आ जाते हैं कि कहीं हमारे बच्चे को दौरा ना पड़ रहा हो। वो डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है, बिकॉज कई मिर्गियाँ भी, मतलब कई दौरे भी बहुत ही माइल्ड होते हैं दिखने में और वो मिस हो सकते हैं। तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, बट दीज आर सम ऑफ द कॉमन मिमिक्स। उसके सिवाय जो अपन ऑलरेडी बात कर रहे थे कि टेंशन से भी कई बार इंसान को फिट्स या दौरे जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं जो एक्चुअली मिर्गी नहीं होती। इनफैक्ट उसे डिफरेंशिएट करना डॉक्टर्स के लिए भी कई बार मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर, ये भी बताएं कि अगर कोई मिर्गी का पेशेंट है और उसे फिट आ रहे हैं तो उस टाइम इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटी क्या होनी चाहिए और कैसे रिलीफ दिया जा सकता है उस टाइम पे पेशेंट को, ये बताएं। राइट। सो ज़्यादातर मिर्गी के दौरे अपने आप ही 2 से 5 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हर दौरे के लिए मेडिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, एटलीस्ट इमीडिएट मेडिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। पर एक प्रैक्टिकल हेल्प की डेफिनेटली हर दौरे में ज़रूरत होती है। जैसे ही किसी इंसान को अगर दौरा पड़ने लगे, ये आम लाइफ में किसी के साथ भी हो सकता है कि अपन कहीं जा रहे हैं और अपने सामने किसी को दौरा आ जाए। अगर किसी को दौरा आए तो उसे एक सेफ एरिया में रखें ताकि कोई वस्तु वगैरह उसके बॉडी मूवमेंट्स की वजह से उसके ऊपर गिर ना जाए या उसे किसी वजह से चोट ना लग जाए। अगर वो पानी के बहुत पास है तो उसे थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाए। एक बार उसे सेफ एरिया में ले आए तो उसे रिकवरी पोजीशन बोलते हैं हम, उसमें शिफ्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज लेफ्ट साइड की करवट पे इंसान को लिटाना चाहिए। एक बार वो कर लिया, वी शुड वेट फॉर एटलीस्ट
2 to 5 मिनट्स, अगर 2 से 5 मिनट में दौरा रुक जाता है, जो ऑलमोस्ट 70 to 80% केसेस में अपने आप ही रुक जाता है, तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसी रिकवरी पोजीशन में इंसान को लेटे रहने दें, पर उसके साथ रहें जब तक वो पूरा होश में वापस ना आ जाए। अगर 2 से 5 मिनट गुजर जाते हैं, 5 मिनट के बाद भी अगर दौरा चले ही जा रहा है, तो डेफिनेटली मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। उस केस में एम्बुलेंस बुलाई जा सकती है। अगर वो इंसान रूरल एरिया में है, दूर दराज के इलाके में है, तो हम उन ऐसे मरीजों को जनरली कुछ ना कुछ एक्यूट रेस्क्यू मेडिकेशन देते हैं। अपने देश में एक स्प्रे के फॉर्म में वो मिलती है जिसे नाक में स्प्रे किया जा सकता है, पर ये मेडिसिन डॉक्टरी सलाह के बगैर नहीं दी जा सकती। पर डॉक्टर्स अगर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं तो वो मेडिसिन हमेशा ऐसे मरीजों के साथ अवेलेबल होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी के केसेस में वो यूज़ की जा सके। डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, इस एपिलेप्सी अवेयरनेस पर आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज या जानकारी एपिलेप्सी से जुड़ी हुई जो आप उन्हें देना चाहते हैं? मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसका आई थिंक आम पब्लिक में बहुत ज़्यादा खौफ है। ये कोई आम बाकी बीमारियों की तरह ही बीमारी है, इसको लेके ज़रूरत से ज़्यादा एंजाइटी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिर्गी के इलाज आजकल अच्छे अवेलेबल हैं, जैसे मैंने अभी बताया ऑलमोस्ट 70% पेशेंट्स तो दवाइयों से ही ठीक रहते हैं। सो दवाइयाँ रेगुलरली लेनी चाहिए एंड डॉक्टर की सलाह सही से माननी चाहिए। अगर बाय चांस आपको अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है तो मिर्गी के अलग से एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और न्यूरोलॉजिस्ट के आगे भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो स्पेशलाइज्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ एपिलेप्सी में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, उनसे भी सलाह ली जा सकती। हो सकता है आपको ऐसी मिर्गी के लक्षण हो जो सर्जरी से या किसी और एलाइड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट से क्योर हो सकती है। उसके सिवाय लास्ट में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मिर्गी के मरीज को एक अलग नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। ज़्यादातर मिर्गी के मरीज़ एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए केपेबल होते हैं, पर बिकॉज बहुत सारे स्टिग्मा की वजह से उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जॉब में और बाकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़। जैसे सिंपल सी चीज़ है, शादी के लिए मिर्गी अगर किसी को है तो उसे बहुत ही अलग नज़रिए से देखा जाता है। मिर्गी के मरीज नॉर्मल बाकी चीज़ें कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, उनके आगे बच्चे हो सकते हैं, उनकी वो सही से देखभाल कर सकते हैं। सो मेरा सबके लिए ये एक मैसेज है कि प्लीज़ मिर्गी के मरीजों को भी एक बाकी बीमारी वाले मरीजों की तरह ही देखा जाए, उनको एक अलग नज़रिए से ना देखा जाए और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करी। तो दर्शकों, आपने देखा कि जिस तरह से डॉक्टर ने बताया, मिर्गी से रिलेटेड सारी जानकारी उन्होंने आपको दी और साथ ही मिर्गी से रिलेटेड जितने भी मिथ्स होते हैं उनके बारे में भी उन्होंने बताया। तो किसी भी जो भी मिर्गी का पेशेंट है उसे इक्वली ट्रीट करें और किसी भी तरह का भेदभाव उनके साथ ना करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।